हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। स्वागत है आपका अपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बैच में। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज हम जेनेटिक्स के फादर ग्रेगर जोहान मेंडल की उस हिस्टोरिकल लेबोरेटरी में कदम रखने जा रहे हैं जहां से साइंस ऑफ जेनेटिक्स का जन्म हुआ था। चलिए एनसीईआरटी के इस बेहद इंपॉर्टेंट पैराग्राफ का एक एक वर्ड डिकोड करते हैं। तो हमारी पहली लाइन है, let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel, where he crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. Figure 4.2. Explanation. Kids, ये सिंगल लाइन जेनेटिक्स का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। सबसे पहले चलिए इनहेरिटेंस टर्म को समझते हैं। ये स्टडी है कि कैसे कैरेक्टर्स या ट्रेट्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए ग्रेगर मेंडल ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया जिनमें दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। एक परफेक्टली टॉल था और दूसरा परफेक्टली ड्वार्फ था। फिर उन्होंने इन दोनों के बीच एक हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस कंडक्ट किया। एनालॉजी, इमेजिन कीजिए कि आप एक प्योर ब्लैक डॉग और एक प्योर वाइट डॉग की ब्रीडिंग करवा रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि पपीज का कलर क्या होगा। मेंडल भी एग्जैक्टली यही देखना चाहते थे। अगर हम एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करवाएं तो न्यूली फॉर्म्ड बेबी प्लांट्स की हाइट क्या होगी। यहाँ एक क्रूशल डिटेल नोटिस करिए। मेंडल ने पी प्लांट के बाकी सभी ट्रेट्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर हाइट पर लॉक था। चूंकि प्लांट की हाइट एक सिंगल जीन द्वारा कंट्रोल होती है, एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी करने को इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अलर्ट, इसे परफेक्टली विजुअलाइज करने के लिए तुरंत अपनी एनसीईआरटी में फिगर 4.2 देखिए। आप क्लियरली देख पाएंगे कि मेंडल ने पॉलन को ट्रांसफर करके आर्टिफिशियली ये क्रॉस कैसे परफॉर्म किया। अगली लाइन है, ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस and grew them to generate plants of the first hybrid generation. Explanation. मेंडल द्वारा टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स को सक्सेसफुली क्रॉस करने के बाद पी पॉड्स में सीड्स डेवलप हुए। ये सीड्स असल में उन दोनों पेरेंट प्लांट्स के बेबीज या ऑफस्प्रिंग थे। एक सच्चे फार्मर और साइंटिस्ट की तरह मेंडल ने इन सभी सीड्स को कलेक्ट किया और उन्हें सॉइल में प्लांट कर दिया। जब ये सीड्स स्प्राउट हुए और फुल्ली मैच्योर प्लांट्स में ग्रो कर गए तो उन्होंने इस पूरे नए बैच को फर्स्ट हाइब्रिड जेनरेशन कहा। हाइब्रिड क्यों? क्योंकि ये नए प्लांट्स दो बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट्स के मिक्सचर से पैदा हुए थे, एक टॉल एक ड्वार्फ। अगली लाइन है, दिस जेनरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द फिलियल वन प्रोजेनी और द F1। एक्सप्लेनेशन। चलिए इस साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को हमेशा के लिए अपने ब्रेन्स में लॉक कर लेते हैं। साइंस की लैंग्वेज में ऑफस्प्रिंग की इस बिल्कुल फर्स्ट जेनरेशन को फिलियल वन प्रोजेनी कहा जाता है। फिलियल वर्ड लैटिन से आता है, जहां फिलियस का मतलब सन और फिलिया का मतलब डॉटर होता है। इसलिए फिलियल का सिंपल ट्रांसलेशन है ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रन। इस लंबे नाम को बार बार बोलने से बचने के लिए साइंटिस्ट्स एक शॉर्टकट यूज करते हैं, F1। अब से जब भी मैं इस चैप्टर में F1 कहूं, आपके ब्रेन में इंस्टेंटली फ्लैश होना चाहिए, पेरेंट्स के बिल्कुल फर्स्ट चिल्ड्रन। अगली लाइन है, मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 progeny plants were tall like one of its parents, none were dwarf. Figure 4.3. Explanation. यहाँ आता है स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। मेंडल के टाइम में साइंटिस्ट्स इनहेरिटेंस की ब्लेंडिंग थियोरी में बिलीव करते थे। वो सोचते थे कि ट्रेट्स बस पेंट की तरह मिक्स हो जाते हैं। उनका अजम्पशन था कि अगर आप एक टॉल प्लांट को एक ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो बेबीज मीडियम हाइट के होने चाहिए, जैसे रेड और वाइट पेंट को मिक्स करने से पिंक मिलता है। लेकिन जब F1 जेनरेशन के सीड्स ग्रो हुए तो मेंडल बिल्कुल शॉक्ड रह गए। 100% F1 प्रोजेनी प्लांट्स, उनमें से हर एक टॉल निकले। वहां एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं था और एब्सोल्युटली जीरो मीडियम हाइट प्लांट्स थे। सभी चिल्ड्रन सिर्फ अपने टॉल पेरेंट की एग्जैक्ट कार्बन कॉपी लग रहे थे। ड्वार्फ पेरेंट का ट्रेट बिना कोई ट्रेस छोड़े वैनिश हो गया, यानी गायब हो गया।
टू विटनेस दिस मैजिक अपनी एनसीईआरटी बुक में फिगर 4.3 को देखें। आप F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल प्लांट्स को प्राउडली खड़े हुए देखेंगे। अगली लाइन है, He made similar observations for the other pairs of traits. He found that the F1 always resembled either one of the parents and that the trait of the other parent was not seen in them. Explanation: एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट सिर्फ एक रिजल्ट से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। मेंडल ने सोचा, क्या ये मैजिक सिर्फ हाइट वाले ट्रेट के साथ हो रहा है? इसे वेरीफाई करने के लिए उन्होंने पी प्लांट के बाकी ट्रेट्स के लिए भी एग्जैक्टली इसी टाइप का क्रॉस परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, येलो सीड्स एक्स ग्रीन सीड्स इज इक्वल टू सभी F1 बेबीज येलो थे। पर्पल फ्लावर्स एक्स वाइट फ्लावर्स इज इक्वल टू सभी F1 फ्लावर्स पर्पल थे। मेंडल एक मैसिव कंक्लूजन पर पहुंचे। F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग हमेशा एग्जैक्टली सिर्फ वन पेरेंट की तरह दिखेंगे। दूसरे पेरेंट का ट्रेट F1 जनरेशन में पूरी तरह खुद को हाइड कर लेता है, वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं होता। एनालॉजी: इमेजिन करिए एक बहुत लाउड पावरफुल सिंगर जो टॉल ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बहुत शाय सॉफ्ट स्पोकन सिंगर जो ड्वार्फ ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली एक ही माइक्रोफोन में गा रहे हैं, दोनों गा रहे हैं, लेकिन स्पीकर से आपको सिर्फ लाउड सिंगर की आवाज सुनाई देगी। शाय सिंगर की आवाज पूरी तरह मास्क या हाइड हो जाती है। लेटर इन दिस चैप्टर एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट को हमारे सामने माइटी लॉ ऑफ डोमिनेंस के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलिए मेंडल की स्टोरी के सेकंड और मोस्ट थ्रिलिंग पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस पैराग्राफ में हमने देखा था कि F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स टॉल निकले थे। नाउ मेंडल बहुत क्यूरियस थे कि ड्वार्फ ट्रेट कहाँ डिसअपियर हो गया, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गया? चलिए इन एनसीईआरटी लाइंस को डिकोड करते हैं और वो मैजिक देखते हैं जब मेंडल ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की। अगली लाइन है, Mendel then self-pollinated the tall F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offspring were dwarf. इसका मतलब है कि मेंडल ने यहाँ एक बहुत क्लेवर मूव चला। उन्होंने इन F1 टॉल प्लांट्स को, जो एग्जैक्टली अपने टॉल पेरेंट की तरह दिख रहे थे, किसी आउटसाइड प्लांट के साथ क्रॉस नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने उन्हें सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि एक F1 फ्लावर के पॉलन को एग्जैक्टली उसी F1 फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरने दिया गया। जब इन F1 प्लांट्स ने सीड्स प्रोड्यूस किए तो मेंडल ने उन्हें प्लांट कर दिया। इन सीड्स से जो कंप्लीटली नया बैच ग्रो हुआ उसे सेकंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन कहा गया। और यही मेंडल को अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिला। क्यों? क्योंकि उन नए F2 प्लांट्स के बीच कुछ कंप्लीटली ड्वार्फ प्लांट्स भी खड़े थे। ये एग्जैक्टली एक मैजिक ट्रिक की तरह है, जहां एक मैजिशियन फर्स्ट एक्ट में एक कॉइन को कंप्लीटली डिसअपियर कर देता है और फिर सेकंड एक्ट में मैजिकली उसी कॉइन को हवा में से निकालकर ऑडियंस को शॉक कर देता है। मेंडल ये देखकर स्टन रह गए कि कैसे ड्वार्फनेस, जो प्रीवियस जनरेशन में कंप्लीटली मिसिंग थी, सडनली वापस आ गई। अगली लाइन है, The character that was not seen in the F1 generation was now expressed. इसका मतलब है, ये सिंगल लाइन जेनेटिक्स में एक मैसिव मिसकंसेप्शन को क्लियर करती है। जब ड्वार्फ ट्रेट F1 जनरेशन में शो नहीं हुआ तो कोई भी नॉर्मल इंसान यही अज्यूम करेगा कि ड्वार्फ ट्रेट या तो डेड हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या टॉल ट्रेट में डिसॉल्व हो गया। लेकिन F2 जनरेशन की रिजल्ट्स ने प्रूव कर दिया कि ड्वार्फ कैरेक्टर या ट्रेट डेड नहीं था। ये फिजिकली F1 प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट था, लेकिन ये सिर्फ हिडन या सप्रेस्ड यानी दबा हुआ था। और जैसे ही इसे F2 जनरेशन में चांस मिला, इसने खुद को रिवील कर दिया और फाइनली एक्सप्रेस हो गया। इसने ये प्रूव कर दिया कि पेरेंट्स से इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑफस्प्रिंग के अंदर हाइड हो सकते हैं, लेकिन वे डिस्ट्रॉय नहीं होते। अगली लाइन है, द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर ड्वार्फ वर 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स while 3/4 of the F2 plants were tall. यहाँ मेंडल ने ब्रिलियंटली मैथमेटिक्स को बायोलॉजी के साथ कंबाइन किया। मेंडल ने सिर्फ प्लांट्स को देखकर स्माइल नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली हर एक प्लांट को काउंट किया। उन्होंने प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया और एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल पैटर्न फाइंड किया। जितने भी टोटल F2 प्लांट्स ग्रो हुए थे, उनमें से एग्जैक्टली 25% ड्वार्फ थे और 75% टॉल थे।
अगर हम इसे फ्रैक्शंस में लिखें तो टोटल F2 पॉपुलेशन का 1/4 ड्वार्फ था और पॉपुलेशन का 3/4 टॉल था। एग्जाम्पल करिए कि F2 जनरेशन में टोटल 100 प्लांट्स बॉर्न हुए। उन 100 में से एग्जैक्टली 75 प्लांट्स टॉल होंगे और 25 प्लांट्स ड्वार्फ होंगे। 75:25 को मैथमेटिकली 3:1 में सिंप्लीफाई किया जाता है। इस मैजिकल 3:1 रेशियो को जेनेटिक्स में फेमसली मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक रेशियो के रूप में जाना जाता है, जिसे हम बहुत जल्द डीप डिटेल में स्टडी करेंगे। अगली लाइन है, The tall and dwarf traits were identical to their parental type and did not show any blending. That is, all the offspring were either tall or dwarf, none were of in-between height. Figure 4.3. Explanation. Attention students, ये नीट एग्जामिनर्स के लिए एक एब्सोल्यूट फेवरेट लाइन है क्योंकि ये ब्लेंडिंग के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करती है। मेंडल ने केयरफुली ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन के टॉल प्लांट्स एग्जैक्टली उतने ही टॉल थे जितना ओरिजिनल टॉल ग्रैंड पेरेंट, और ड्वार्फ प्लांट्स एग्जैक्टली उतने ही शॉर्ट थे जितना ओरिजिनल ड्वार्फ ग्रैंड पेरेंट। उनके बीच एब्सोल्युटली जीरो ब्लेंडिंग यानी मिक्सिंग थी। ब्लेंडिंग का मतलब है दो चीजों का आपस में मिक्स होकर एक ब्रांड न्यू तीसरी चीज क्रिएट करना, जैसे पिंक बनाने के लिए रेड पेंट और वाइट पेंट को मिक्स करना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं हुआ। टॉल और ड्वार्फ ट्रेट्स आपस में मिक्स होकर इन बिटवीन हाइट के प्लांट्स क्रिएट नहीं किए। ट्रेट्स एब्सोल्युटली प्योर रहे। एनालॉजी, इसे एक ही जार यानी F1 प्लांट में रेड और ब्लू मार्बल्स को एक साथ रखने की तरह सोचिए। वे सेम जार में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन वे मेल्ट होकर और ब्लेंड होकर पर्पल मार्बल्स नहीं बनते। जब आप उन्हें नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन में बाहर निकालते हैं तो रेड मार्बल परफेक्टली रेड बाहर आता है और ब्लू मार्बल परफेक्टली ब्लू बाहर आता है। अलर्ट, किड्स, इस प्योर 3:1 मैजिक को अपनी आंखों से विटनेस करने के लिए इमीडिएटली अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिगर 4.3 देखिए। आप क्लियरली F2 जनरेशन बॉक्स में 3 टॉल प्लांट्स और एक ड्वार्फ प्लांट खड़े हुए देखेंगे। सो चिल्ड्रन, अभी तक हम सिर्फ पी प्लांट की हाइट यानी टॉल और ड्वार्फ डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मेंडल कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। वो एक पैशनेट और हार्डकोर साइंटिस्ट थे। उन्होंने सोचा, क्या जो रूल प्लांट की हाइट पर अप्लाई हुआ वो बाकी सभी ट्रेट्स पर भी अप्लाई होगा? चलिए फाइंड आउट करने के लिए इन एनसीईआरटी लाइंस को डीकोड करते हैं। अगली लाइन है, Similar results were obtained with the other traits that he studied. Only one of the parental traits was expressed in the F1 generation, while at the F2 stage, both the traits were expressed in the proportion 3:1. Explanation. किड्स, ये सिंगल लाइन जेनेटिक्स पर अथॉरिटी का एक मैसिव स्टैंप लगाती है। मेंडल सिर्फ प्लांट हाइट पर नहीं रुके, उन्होंने पी प्लांट में टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की स्टडी की, जैसे सीड कलर येलो या ग्रीन, फ्लावर कलर पर्पल या वाइट, पॉड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, एटसेट्रा। जब मेंडल ने इन सभी बाकी ट्रेड्स के साथ एग्जैक्टली सेम टाइप का क्रॉस रिपीट किया तो उन्हें एब्सोल्युटली सिमिलर रिजल्ट्स मिले। ये रिजल्ट्स क्या थे? द रूल ऑफ F1 जनरेशन। जब उन्होंने एक येलो सीड प्लांट को ग्रीन सीड प्लांट के साथ क्रॉस किया तो सभी F1 सीड्स येलो निकले। इसका मतलब था कि हमेशा की तरह सिर्फ वन पेरेंटल ट्रेट ने हीरो की तरह एक्ट किया और यूनिकली F1 जनरेशन में एक्सप्रेस्ड हुआ। द रूल ऑफ F2 जनरेशन। जब उन्होंने उन F1 येलो सीड्स को सेल्फ पॉलिनेट होने दिया तो F2 जनरेशन में येलो और ग्रीन दोनों कलर्स ने एक ग्रैंड रिटर्न किया और उनका रेशियो एग्जैक्टली वही मैजिकल 3:1 था, यानी कि 3 येलो टू 1 ग्रीन। एनालॉजी, इसे लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह सोचिए। अगर आप इंडिया में एक एप्पल ड्रॉप करते हैं तो वो नीचे गिरता है, अगर आप इसे यूएसए में ड्रॉप करते हैं तो भी ये नीचे ही गिरता है। मेंडल ने प्रूव कर दिया कि उनका 3:1 रेशियो सिर्फ कोई रैंडम फ्लूक या तुक्का नहीं था, ये ऑफिशियली इन सभी ट्रेट्स के लिए इनहेरिटेंस का एक यूनिवर्सल लॉ बन चुका था। अगली लाइन है, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज। ये लाइन प्रीवियस पैराग्राफ में हमने जो सीखा उसका एक रॉक सॉलिड कॉन्फर्मेशन है और नीट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इसे हाईली टारगेट किया जाता है। पे क्लोज अटेंशन, चाहे वो F1 स्टेज हो या F2 स्टेज,
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज या मिक्स होने से एब्सोल्युटली रिफ्यूज कर दिया। वहां जीरो ब्लेंडिंग थी। अगर एक सीड येलो है तो वो प्योरली येलो है, अगर वो ग्रीन है तो वो प्योरली ग्रीन है। येलो और ग्रीन आपस में मिक्स होकर F1 या F2 जनरेशन में कभी भी लाइट ग्रीन या लाइम कलर्ड सीड क्रिएट नहीं किए। ट्रेट्स एक जनरेशन से नेक्स्ट में ट्रैवल करते हैं और वे एक ही प्लांट के अंदर एक साथ रहते भी हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी प्योर आइडेंटिटी लूज नहीं करते। वे सिंपली मिक्स नहीं होते। सो चिल्ड्रन, अभी तक मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि ट्रेट्स पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में पास हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि आखिर एग्जैक्टली इन ट्रेट्स को कैरी कौन कर रहा है। मेंडल के टाइम में कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स नहीं थे और किसी को डीएनए या क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था। येट अपने ब्रिलियंट माइंड का यूज करके मेंडल ने एक ऐसा कंक्लूजन निकाला जो मॉडर्न जेनेटिक्स का एब्सोल्यूट फाउंडेशन बन गया। चलिए इस हाईली इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं। अगली लाइन है, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल proposed that something was being stably passed down unchanged from parent to offspring through the gametes over successive generations. Explanation: किड्स, जब मेंडल ने F1 और F2 जनरेशंस के शॉकिंग रिजल्ट्स देखे तो उन्होंने दुनिया के सामने अपनी थ्योरी प्रेजेंट की। चूंकि उन्हें सेल्स या डीएनए के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने इसे बहुत सिंपल रखा। उन्होंने प्रपोज किया कि कोई फिजिकल समथिंग कुछ है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रैवल कर रहा है। अब ये समथिंग हवा में उड़कर तो नहीं जा सकता, इसे एक फिजिकल ब्रिज के थ्रू ट्रैवल करना होगा, और वो ब्रिज है गैमीट्स, यानी मेल पॉलन और फीमेल एग। और यहाँ सबसे क्रूशियल कीवर्ड है अनचेंज्ड। इसका मतलब है कि ये समथिंग जो भी है वो जर्नी के दौरान मिक्स, टैम्पर या ब्रेक नहीं होता है। ये सेफली और सिक्योरली एक जनरेशन से नेक्स्ट में स्टेबली ट्रांसफर होता है। एनालॉजी: इमेजिन करिए कि एक ट्रस्टेड कुरियर के थ्रू एक हाईली सिक्योर लॉक्ड ब्रीफकेस भेजा गया है। ब्रीफकेस एग्जैक्टली वैसे ही डेस्टिनेशन पर पहुंचता है जैसे उसे पैक किया गया था, बिना किसी के उसे खोले या अंदर के कंटेंट्स को मिक्स किए। अगली लाइन है, ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स, नाउ वी कॉल देम एज जीन्स। एक्सप्लेनेशन: मेंडल को इस मिस्टीरियस समथिंग को एक नाम देना था, इसलिए उन्होंने इसे एक फैक्टर कहा। मेंडल के अकॉर्डिंग हर ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, जैसे टॉलनेस के लिए एक फैक्टर, ड्वार्फनेस के लिए एक फैक्टर। हाउएवर 1865 से साइंस मैसिवली एडवांस हो चुकी है। टुडे हम एग्जैक्टली जानते हैं कि ये फिजिकल चीज क्या है। जिसे मेंडल ने ब्रिलियंटली फैक्टर कहा था, उसे ही मॉडर्न बायोलॉजी जीन कहती है। एनालॉजी: इसे कम्युनिकेशन की तरह सोचिए। 100 साल पहले एक क्विक टेक्स्ट मैसेज भेजने को टेलीग्राम भेजना कहा जाता था। टुडे एग्जैक्टली वही सेम चीज करने को व्हाट्सएप मैसेज भेजना कहा जाता है। कॉन्सेप्ट और जॉब एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ साइंटिफिक नाम टाइम के साथ अपडेट हो गया है। अगली लाइन है, जीन्स देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक्सप्लेनेशन: नीट अलर्ट, ये एक बहुत शॉर्ट लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल लाइन है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछी जाती है। जैसे सेल लाइफ की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वैसे ही जीन जेनेटिक्स की फंडामेंटल यूनिट है। जीन्स के बिना इनहेरिटेंस एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। ये वो एक्चुअल फिजिकल व्हीकल्स हैं जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जेनेटिक ट्रेजर को कैरी करते हैं, इसलिए इन्हें ऑफिशियली यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस का क्राउन पहनाया गया है। अगली लाइन है, दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेनेशन: यहाँ एनसीईआरटी एक जीन की एक्चुअल जॉब प्रोफाइल एक्सप्लेन करती है। आखिर एक जीन एग्जैक्टली क्या करता है? एक जीन को एक बायोलॉजिकल पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड की तरह सोचिए। इस पेन ड्राइव के अंदर इंफॉर्मेशन या कोड का एक बहुत स्पेसिफिक सेट सेव्ड होता है। अगर एक जीन में प्लांट को टॉल बनाने का सॉफ्टवेयर कोड है तो प्लांट टॉलनेस एक्सप्रेस करेगा। अगर इसमें येलो सीड के लिए कोड है तो सीड येलो हो जाएगा। हमारी आंखों के कलर से लेकर पी पॉड की शेप तक सब कुछ इन जीन्स के अंदर लॉक की गई हिडन इंफॉर्मेशन द्वारा स्ट्रिक्टली कंट्रोल होता है। अगली लाइन है,
Genes which code for a pair of contrasting traits are known as alleles. That is, they are slightly different forms of the same gene. Explanation. Students, मुझे अपना 100% फोकस यहाँ दीजिए, क्योंकि ये पूरी जेनेटिक्स का सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड है, अलील। चलिए आज इस कंफ्यूजन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करते हैं। चलिए एक ट्रेट लेते हैं, हाइट। एक जीन है जो पी प्लांट की हाइट को कंट्रोल करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हाइट दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स में आती है। ये या तो टॉल हो सकती है या ड्वार्फ। देयरफॉर हाइट के इस सिंगल जीन के दो डिफरेंट वर्जन्स होने चाहिए। एक वर्जन जो प्लांट को टॉल बनाता है और दूसरा वर्जन जो प्लांट को ड्वार्फ बनाता है। कंट्रास्टिंग वर्जन्स के इस पेयर को अलील्स कहा जाता है। एनसीईआरटी लाइन के लास्ट हाफ में इसे इनक्रेडिबली इजी बना देती है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। एनालॉजी, मान लीजिए आइसक्रीम एक जीन है। अब ये आइसक्रीम दो फ्लेवर्स में आती है, वनीला और चॉकलेट। दोनों अभी भी आइसक्रीम है, वे बस इसके स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सिमिलरली हाइट जीन है और टॉल और ड्वार्फ इसके दो फ्लेवर्स हैं, जिन्हें हम अलील्स कहते हैं। सो चिल्ड्रन, अभी तक हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स देखे हैं, लेकिन बार बार टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट लिखना एग्जॉस्टिंग हो सकता है। साइंस सिंबल्स और शॉर्टकट्स पर रिलाई करती है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एबीसीज ऑफ जेनेटिक्स, जो हमें मैसिव जेनेटिक क्रॉसेस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। चलिए हर एक लाइन को डीपली डिकोड करते हैं। अगली लाइन है, if we use alphabetical symbols for each gene, then the capital letter is used for the trait expressed at the F1 stage and the small alphabet for the other trait. Explanation. Kids, genetics problems को easier solve करने के लिए मेंडल ने symbols का एक universal rule create किया। उन्होंने decide किया कि full words लिखने के बजाय हम alphabets use करेंगे। रूल एक्सट्रीमली सिंपल है। वो ट्रेट जो यूनिकली खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, जिसका मतलब है पावरफुल या डोमिनेंट ट्रेट, उसे हमेशा एक कैपिटल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और वो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जो F1 जनरेशन में पूरी तरह हाइड हो जाता है, रिसेसिव ट्रेट, उसे एग्जैक्टली उसी अल्फाबेट के स्मॉल लेटर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। एनालॉजी, इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह सोचिए। टीम कैप्टन यानी डोमिनेंट ट्रेट को हमेशा एक बड़े सी बैज से रिकॉग्नाइज किया जाता है, जबकि बाकी प्लेयर्स यानी रिसेसिव ट्रेट्स बस रेगुलर जर्सीज पहनते हैं, स्मॉल लेटर्स। अगली लाइन है, फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ हाइट, T is used for the tall trait and T for the dwarf, and T and T are alleles of each other. Explanation. चलिए इस रूल को हाइट के कैरेक्टर पर अप्लाई करते हैं। हमने देखा था कि F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टॉल निकले। इसका मतलब है टॉलनेस डोमिनेंट ट्रेट है, इसलिए हम टॉल वर्ड का फर्स्ट लेटर लेते हैं और सिंबल T यूज करते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वे ड्वार्फ के लिए D लिख देते हैं। नो, साइंस का स्ट्रिक्ट रूल कहता है कि हमें एग्जैक्टली उसी अल्फाबेट का स्मॉल वर्जन यूज करना होगा जिसे हमने डोमिनेंट ट्रेट के लिए यूज किया था। देयरफॉर ड्वार्फनेस का सिंबल स्मॉल t होगा, स्मॉल t। और जैसा कि हमने प्रीवियस पैराग्राफ में सीखा था, क्योंकि t और t एग्जैक्टली एक ही जीन हाइट के दो डिफरेंट फॉर्म्स या फ्लेवर्स हैं, उन्हें एक दूसरे के एलील्स कहा जाता है।